आज जो ये स्टैंड ऑफ की खबरें आई, संघर्ष हुआ और हिंसक झड़पें हुई जिसमें 3 भारतीय सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। आज ये स्थिति इस लेवल तक किस वजह से पहुंची? इसके पीछे आप असली वजह क्या मानते हैं? मैं इसके पीछे एक पूरे चलते आ रहे पैटर्न को देखना चाहूंगा, जिसमें आप देखें कि करीब पिछले 8 या 10 साल से जो तरीका है चीन का घुसपैठ करने का, उसमें काफी तब्दीली आई, परिवर्तन आया है उसमें। सबसे पहले तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार घुसपैठ होती है, वो अपने आप में उसमें फर्क आया है। पहले करीब साल में 100 होते थे, फिर 200, और पिछले साल आप देखें 600 इस तरह के घुसपैठ हुए सेनाओं की, ऐसी अपनी रिपोर्ट्स हैं, सूचना है सेना से। और दूसरा कि वहां से जो सेना घुसपैठ करती है यहाँ, उसका जो बल प्रदर्शन है वो बहुत बदल गया उसमें। वो शायद इसलिए भी कि वहां उन्होंने अपनी तरफ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़कें बहुत बना ली हैं, और बड़ी तेजी से वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक बहुत सारा सामान, साजो सामान ला सकते हैं, हथियार, और सैनिक आ सकते हैं बड़ी जल्दी से। लगातार उसमें आक्रामक रुख जो है उसमें तीव्रता आई है पिछले 5-6 सालों में। और उसी का शायद ये जो आपस में तनातनी बनी पिछले कुछ सालों में, और इतना आक्रोश एक दूसरे के प्रति बन गया, उसी का ये नतीजा है कि जबकि आप देखें कि वो डिसंगेजमेंट हो रहा था कल रात को, सोमवार रात को, जब ये इस तरह का हादसा हुआ। और अभी सूचना ये है कि करीब 3 भारतीय, एक अफसर और 2 सैनिक, और ठीक इसी तरह से 5 चीनी सैनिक इसमें शहीद हुए हैं। तो अभी ये सब सूचनाएं औपचारिक तौर पर आनी बाकी है, पर इस तरह से सूचना मीडिया में आ रही है। आगे आपको क्या लगता है, भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और चाइना के पास अब क्या ऑप्शन है, इस तरह से जब इस लेवल तक बात पहुंच गई है? आप देखें, चीन के प्रति दुनिया भर में इतना आक्रोश है आज कोविड-19 महामारी को लेकर, इसलिए ना शायद चीन चाहेगा, और जाहिर है भारत भी नहीं चाहेगा कि इसको किसी तरह से युद्ध की ओर धकेला जाए। तो बातचीत ही इसका एक जरिया है जिससे इसको सुलझाया जा सकता है। अब हमें शायद शांति से आगे बढ़ना चाहिए और सीमा को सुलझाना चाहिए। वो जो आपस में देखें, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर भी बहुत कंफ्यूजन है, जिससे अक्सर ये मुठभेड़ हो जाती है, तनातनी हो जाती है। तो क्यों ना हम अब ये शांति से थोड़ा आगे बढ़कर कोशिश करें कि सीमा को सुलझा लिया जाए, ताकि इस तरह का जो कंफ्यूजन होता है आपस में सेनाओं का, वो ना हो, और इस तरह की मुठभेड़ और इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो इमीडिएट, जिसको हम तात्कालिक कदम लेने की जरूरत है, वो ये कि दोनों सेनाओं में न केवल ये बड़ी बात कही जाए कि शांति बनाए रखना जरूरी है, पर क्या उनको इस तरह से हम एम्पावर करें कि उनके पास सूचना रहे कि कौन सी सेना की टुकड़ी चीन की, भारत की, कहां पर उनकी पेट्रोलिंग हो रही है। तो यदि उनको ये लगता है कि वो चीन की सेना भारत में घुस रही है, तो उस वक्त उनको मौका मिलेगा। और बहुत से ऐसे मैकेनिज्म्स बने हुए हैं, वो चाहे सेना के हों, सेना के सीमा पर आपस में फ्लैग मीटिंग होती है, वो ब्रिगेड कमांडर के लेवल से कोर कमांडर तक होती है, तो चाहे वो सूचना वहां आदान प्रदान की जाए कि भाई आप हमारी भूमि में घुस आए हैं, ऐसी हमें सूचना मिली है, बजाय कि अचानक मिले और एकदम भिड़ंत हो जाए। उससे थोड़ा बचना चाहिए मुझे लगता है। नौबत यहाँ तक आ जाए कि डेथ्स, कैजुअलिटीज भी होने लगे, तो ये नौबत तो बहुत अरसे बाद इस तरह से इस लेवल तक हम पहुंचे हैं। तो आगे आप चाइना के पास क्या ऑप्शंस देखते हैं? मुझे लगता है चाइना के पास यही ऑप्शन है कि वो भारत से अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखे। उसके पास संबंधों को उलझाने का बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप देखें बहुत से कारण हैं। जैसे चीन की बढ़ती हुई जो आर्थिक ढांचा है, उसको कहीं ना कहीं व्यापार और निवेश करना है, और यदि सारे विकसित देश जो हैं उससे आज बहुत नाराज हैं, तो भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ बहुत बड़ा निवेश हो सकता है भविष्य में। हमारे यहाँ निवेश करने से चीन का अपना ही आर्थिक उन्नति दर आगे बढ़ेगा। तो उनको इस तरह की सोच सामने रखते हुए ये विकल्प नहीं है चीन के पास कि भारत के साथ वो उलझे। आपने जैसा कहा, अफोर्ड नहीं कर सकता चाइना इस वक्त हमसे उलझने के लिए, तो क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता? क्या वो कारण है? एक तो आपने आर्थिक वजह गिनाई है, उसके अलावा भी और कोई वजहें हैं, और इससे हमारे रिश्तों पर कैसे असर पड़ेगा? चीन की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि पिछले करीब 3 या 4 दशकों में उसका आर्थिक वृद्धि दर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। ये सबसे बड़ी ताकत है चीन की।
और इसको इस नजरिए से भी विद्वान देखते हैं कि ये आर्थिक दर का वृद्धि दर जो है ना, वही शायद जो पार्टी है उसको वहां लेजिटिमेसी देता है। वहां की जनता शायद उस पार्टी को इसीलिए ताकत में बनाए रखना चाहती है कि उन्होंने बहुत तेजी से उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया है, आर्थिक उन्नति दर जो बहुत अच्छा हुआ है। और यदि धीरे से आप देखें कि पिछले कुछ सालों में वो उन्नति का जो वृद्धि दर है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आता है। इसीलिए चीन के लिए जरूरी है कि यहाँ पर वो जिन देशों के साथ या जिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ वो नया तालमेल बनाकर व्यापार और निवेश कर सकता है, वहां उनको तालमेल अच्छा बनाए रखना होगा। ये जरूरत है वहां की पार्टी को पावर में रहने के लिए, क्योंकि यदि वहां का आर्थिक वृद्धि दर बहुत गिर जाता है तो आक्रोश पार्टी के प्रति बहुत बढ़ जाएगा और हो सकता है कि पार्टी को वहां कंटिन्यूअसली पावर में रहने की मुसीबत हो सके। चाहे वो लोकल से वोकल की बात हो या एफडीआई इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर नेपाल से हमारे रिश्तों की बात हो, क्या ये सब ने भी हमारे और चाइना के रिश्तों को एग्रेवेट करने का काम किया है? और या कंस्ट्रक्शन जो लद्दाख की तरफ हो रहा था, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से आज ये नौबत आई? ये सभी चीजें जो हैं वो प्रभाव उनका है भारत और चीन के संबंधों में। पर आप देखें कि जो ये कोविड-19 की महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है अभी, तो उसका केवल आपके स्वास्थ्य के ऊपर ही असर नहीं पड़ता, उसका सीधा असर आपके आर्थिक ढांचे पर भी पड़ता है। तो इसीलिए आप देखें कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने को और उसको आगे बढ़ाने को सभी देशों ने, भारत ने भी कुछ नए कदम आगे बढ़ाए हैं। ऐसी सोच कुछ देशों में बनी कि यदि चीन ऐसा कहता है कि वो कोविड-19 से सबसे पहले उस महामारी से बाहर निकल गया है और अपनी आर्थिक व्यवस्था को फिर से वो तेजी से आगे बढ़ाने में लग गया है, तो शायद जो ऐसा होता है हर बार, ऐसी चीन की कोशिश हो सकती है कि दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं जो इस वक्त मुसीबत में हैं, उनको निवेश करने के एक तरीके से उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर ले, प्रभाव बना ले या खरीद भी ले उनको। तो इसीलिए चीन के निवेश को लेकर भारत ने कुछ कदम उठाए। हालांकि उसमें ये नहीं कहा गया कि चीन के निवेश की बात हो रही है, उसमें ये कहा गया कि भारत की सीमा से जुड़े हुए देशों से यदि निवेश आता है तो उसको एक अलग नजरिए से बड़े ध्यान से देखा जाएगा। पर यह नहीं कि केवल एक ही चीज से भारत और चीन के रिश्ते तय होते हैं। भारत जो है वो सबसे ज्यादा आयात जो है वो चीन से ही करता है, तो ये भी एक सच्चाई है। चीन का बहुत बड़ा निवेश है भारत में, 26 अरब डॉलर कहते हैं, और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत निवेश है। तो ऐसा नहीं कि निवेश और व्यापार नहीं है, एक आपस में बहुत बड़ी साझेदारी है आर्थिक तरीके से आपस में। पर हाँ, सीमा पर तनाव है और वो तनाव का जो तरीका है वो बदला है और उससे आक्रोश दोनों तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए हमने कहा कि वो जो वहां जो चीजों को संभालने के लिए, शांति बनाए रखने के जो तरीके थे, उनमें थोड़ा परिवर्तन लाने की आज जरूरत है। आपके इसी जवाब से एक और सवाल ध्यान में आया। पूरी एशिया की जो केमिस्ट्री है देशों के बीच में, वो आपको क्या बनती बिगड़ती दिख रही है अगर भारत और चीन के रिश्तों में थोड़ी सी करवाहट ज्यादा आ जाए तो? बहुत सालों से, कभी कभी तो 2-3 दशकों से ये बात चली आ रही है कि 21वीं शताब्दी जो है वो एशिया की है। जैसे आप मानते हैं कि 20वीं शताब्दी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का दबदबा रहा पूरे विश्व के ढांचे पर, तो 21वीं शताब्दी वो एशिया की शताब्दी होने वाली है। और क्योंकि एशिया में चीन और भारत सबसे बड़े देश हैं, इसलिए वो किस तरह से अपनी आर्थिक व्यवस्था को, अपने सामाजिक ढांचे को, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उसका सीधा असर पूरे एशिया पर पड़ता है। और खासकर वो आपस में किस तरह से तालमेल बनाते हैं, एक तरह से अच्छा तालमेल बनाते हैं या उलझते हैं बार बार आपस में, उसका भी असर पूरे एशिया पर पड़ता है। तो इसलिए जाहिर है कि चीन और भारत किस तरह से अपनी अंदरूनी तरक्की को आगे ले जाते हैं और अपने आपसी संबंधों को किस तरह से आगे ले जाते हैं, उसी से ये तय होगा कि क्या वाकई 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी हो पाएगी या नहीं। और इसमें दोनों देशों की यही वजह है कि वो दोनों देश आपस में उलझना नहीं चाहते और ये विकल्प अच्छा नहीं है, ये विकल्प ही नहीं है उनके पास।